नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में लीडिंग क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई है। मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने लगभग 2 वर्षों में एक हफ्ते की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। पिछले शनिवार की सरप्राइज रैली ने करेंसी को $21,000 के निशान पर थोड़ी देर के लिए देखा। हाल ही में अपटिक का जश्न मनाते हुए कई प्रशंसकों के ट्वीट में से एक में लिखा हुआ था, ये बिटकॉइन का 100 वीक्स में सबसे बड़ा वीकली गेन था। इसके साथ ही वहीं ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्तमान में $981.56 बिलियन है, जो पिछले 24 घंटों की तुलना में 0.15% की कमी दर्शाता है। उसी समय के भीतर सभी क्रिप्टो करेंसी की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 42.81% कम होकर अब $45.75 बिलियन हो गई है। इसमें से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन्स का 11.42% हिस्सा है, जबकि स्टेबल कॉइन्स 87.37% है। बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस वर्तमान में 40.92% है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.09% गिर गया है। 13 जनवरी को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वृद्धि के कारण आरबीआई इंडियन इकोनॉमी का कंट्रोल खो देगा। दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने से इंडियन इकोनॉमी का डॉलराइजेशन हो सकता है। वहीं डिजिटल करेंसी के संबंध में आरबीआई की डिजिटल करेंसी दास ने कहा कि डिजिटल करेंसी के लिए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए बैंक्स की आईटी सिस्टम को मजबूत और डेटा प्राइवेसी पर केंद्रित होना चाहिए। शक्तिकांत दास की टिप्पणी क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की घोषित स्थिति के अनुरूप है। दास ने कहा कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को नहीं खोया है। दास ने कहा, कोर इन्फ्लेशन अभी भी 6% से ऊपर है, जो चिंता का कारण है। इससे निपटने के लिए ये एक कंफर्टेबल नंबर नहीं है। दास ने कहा कि 4% इन्फ्लेशन टारगेट पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है और मौजूदा इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। दास ने यह भी कहा कि अगर हाल के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है तो दुनिया भर में लंबे समय के लिए रेट्स हाई होंगे। ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स के प्रभाव में 7 से 8 महीने लगते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि होलसेल क्रेडिट बढ़ रहा है। 9 सितंबर को FTX वेंचर्स ने ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर स्काई ब्रिज में 30% हिस्सेदारी के लिए एक अनडिस्क्लोज्ड फी का भुगतान किया, वह भी नवंबर में FTX द्वारा बैंक्रप्सी की घोषणा से कुछ ही महीने पहले। स्कारामुची ने 13 जनवरी को CNBC को बताया कि FTX की समस्याओं पर विचार करते हुए स्काई ब्रिज उस हिस्सेदारी को रीपरचेज करने में कामयाब रहा है, लेकिन लेनदेन इस साल के फर्स्ट हाफ के अंत तक पूरा नहीं होगा। स्काई ब्रिज की वेबसाइट के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक इसके मैनेजमेंट के तहत $2.2 बिलियन की एसेट थी, जिसमें लगभग $800 मिलियन का आंकड़ा डिजिटल एसेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स का था। यूनाइटेड स्टेट्स में एक ट्रस्टी ने FTX द्वारा न्यूयॉर्क लॉ फर्म सुविलियन और क्रॉमवेल की भर्ती पर आपत्ति जताई है। यूएस ट्रस्टी एंड्रयू वारा द्वारा 13 जनवरी को फाइलिंग में SNC के पिछले कनेक्शंस के कारण संभावित क्रिप्टो एक्सचेंज के कारण इंटरेस्ट के पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स का दावा किया गया है। ये कहा गया है कि SNC के खुलासे के रूप में दर्ज किया गया ये आकलन करने के लिए पूरी तरह से इनसफिशिएंट है और क्या SNC बैंक्रप्सी कोड के कॉन्फ्लिक्ट फ्री और डिसइंटरेस्टेडनेस स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। फाइलिंग के अनुसार FTX के जनरल काउंसिल रायन मिलर ने SNC में 8 साल बिताए हैं। वारा ने कहा, SNC एप्लीकेशन डेटर्स के साथ अपने कनेक्शन और देनदारों के लिए किए गए काम दोनों के संदर्भ में लगभग चुप है। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ग्रेस्केल ने स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के खिलाफ अपने इलॉजिकल और फंडामेंटली अनरीजनेबल तर्क के लिए एक नए कोर्ट फाइलिंग में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को फटकार लगाई है। डॉक्यूमेंट जो 13 जनवरी को फाइल किया गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के दिसंबर के बचाव में ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट के आवेदन को अपने फ्लैगशिप ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को स्पॉट बिटकॉइन ETF में बदलने से इनकार करने के फैसले के जवाब में था, जबकि SEC ने फ्यूचर्स बेस्ड बिटकॉइन ETF स्थापित करने के लिए कई एप्लीकेशंस को मंजूरी दे दी है, जो कि भविष्य की तारीख और कीमत पर किए जाने वाले ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। रेगुलेटर ने कहा कि स्पॉट बिटकॉइन ETFs फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटिव कॉन्डक्ट के प्रति वल्नरेबल है। 12 जनवरी को पॉलीगॉन ने 17 जनवरी 2022 को अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक चेन पर हार्ड फोर्क करने की घोषणा की, जो डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है।
ये इम्प्रूवमेंट ज़्यादा स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस का वादा करती है जो यूजर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगी। अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट में पॉलीगॉन ने हाल ही में अपने अपकमिंग हार्ड फोर्क के बारे में ज़्यादा जानकारी का खुलासा किया। इस बात पर जोर दिया कि ये नेटवर्क को गैस स्पाइक्स को खत्म करने और रीऑर्ग्स को रोकने से बेटर परफॉर्मेंस हासिल करने में मदद करेगी। पॉलीगॉन POS चेन सबसे प्रमुख इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जो यूजर्स और डेवलपर्स को इथेरियम नेटवर्क की रिलायबिलिटी को बनाए रखते हुए कम गैस फीस के साथ फास्टर ट्रांजैक्शन का आनंद लेने की अनुमति देता है। पॉलीगॉन ने एक हार्ड फोर्क प्रस्तावित किया है जो इस मुद्दे को हल करने के लिए बेस फी चेंज डिनोमिनेटर को 8 से 16 तक दुगना कर देगा। ये मॉडिफिकेशन बेस गैस फी के परसेंटेज चेंज को 12.5% से घटकर 6.25% कर देगा। सजेस्ट किए गए पॉलीगॉन हार्ड फोर्क को अभी भी अपने नेटवर्क मेंबर से इसे लागू करने से पहले वैलिडेशन की जरूरत है। 13 जनवरी को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन सन डिजिटल करेंसी ग्रुप एसेट्स हासिल करने के लिए अपने फंड का $1 बिलियन खर्च कर सकते हैं। सन ने मीडिया आउटलेट को बताया कि वे सिचुएशन के उनके असेसमेंट के आधार पर उस अमाउंट को DCG के एसेट के एक हिस्से को खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं। हालांकि 2021 के अनुमानों के संकेत मिलता है कि DCG का वर्थ लगभग $10 बिलियन है और ये एसेट में $50 बिलियन मैनेज करता है। अनुमानों में क्रिप्टो और ट्रेडिशनल एसेट दोनों शामिल हैं या नहीं, इस पर निर्भर करते हुए सन की नेट वर्थ $250 मिलियन और $3 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। इस वजह से किसी भी ट्रांजैक्शन में DCG की एसेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शामिल होने की संभावना है। सन ने DCG के साथ कई संकटग्रस्त कंपनियों में रुचि दिखाई है। 2022 के अंत में उन्होंने FTX और क्रेडिट स्विस एसेट्स खरीदने का भी प्रयास किया। YouTube के इन्फ्लुएंसर लोगन पॉल ने 13 जनवरी को पोस्ट किए गए एक ट्विटर वीडियो में अपने ट्रबल्ड क्रिप्टोजू NFT प्रोजेक्ट के लिए रिफंड प्लान की घोषणा की है। पॉल और एक बड़ी टीम ने 2021 में बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक कलेक्टेबल NFT प्रोजेक्ट क्रिप्टोजू पर काम शुरू किया था। हालांकि प्रोजेक्ट के प्रति बढ़ते असंतोष ने पॉल को 3 pronged रिफंड प्रोग्राम शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। पॉल ने कहा कि असंतुष्ट निवेशक तुरंत प्रोजेक्ट से बाहर निकलने में सक्षम होंगे और अपने मिंट प्राइस के लिए अपने क्रिप्टोजू बेस्ड टोकन्स को नष्ट कर देंगे। पॉल ने रिडेम्पशन प्लान के लिए 1000 ETH कमिट किए हैं और मिंट प्राइस 0.1 ETH है। टोकन को रिडीम करने से ETH या BNB टोकन प्राप्त होंगे। पॉल ने ये भी कहा कि उन्होंने और उनके मैनेजर जेफ लेविन ने क्रिप्टोजू में अपने फाइनेंशियल अपसाइड को खत्म करने के लिए अपने खुद के टोकन को बर्न करने की योजना बनाई थी। आखिर में पॉल ने कहा कि वे सब खत्म करके वादे के मुताबिक गेम और मार्केट प्लेस को लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट आयोजित किया जाएगा और जो भी फंड्स रिकवर किए जाएंगे वह कम्युनिटी को वापस कर दिए जाएंगे। खंडेश्वर पुलिस डिपार्टमेंट ने 30 करोड़ रुपए तक के क्रिप्टो करेंसी स्कैम का पर्दाफाश किया है। अब तक 3 अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। सनी पगाड़े, देवेंद्र विश्वकर्मा और गुलशन वर्मा। उन्हें संदेह है कि घोटाले के मास्टरमाइंड में कम से कम 10 लोग शामिल थे जो दुबई में स्थित हैं। गिरोह के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सिर्फ एक बैंक खाते में हमें पिछले 7 महीनों में 6.5 करोड़ रुपीस के ट्रांजैक्शन का पता चला है। हमें अभी तक सभी बैंक खातों की डिटेल्स नहीं मिले हैं, लेकिन ये $30 मिलियन या उससे ज्यादा का हो सकता है। गिरोह ने अलग अलग जगहों पर सेमिनार आयोजित करके CoinZX नाम कंपनी की स्कीम को प्रमोट किया। आरोपी लोगों को समझाते थे कि कंपनी में इन्वेस्ट की गई अमाउंट बिटकॉइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे वे बाद में विड्रॉ कर सकते हैं या शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक ट्रस्ट वॉलेट है जहां पैसा जमा किया जाता है। 6 महीने की होल्डिंग पीरियड के बाद लाभ के साथ पैसा निकाला जा सकता है। इन्वेस्ट करने वाले हर व्यक्ति को इन्वेस्ट करने और कमीशन कमाने के लिए दूसरों को भर्ती करने के लिए भी कहा गया था। मैकडॉनल्ड्स ने लूनर न्यू ईयर कैंपेन पर एक जाने माने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कैरन एक्स जेंग के साथ काम किया है। जेंग का काम अक्सर वायरल हो जाता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR और दूसरे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाता है। जेंग की चाइल्डहुड मेमोरीज के इवेंट ने 30 सेकेंड की कमर्शियल को प्रेरित किया, जिसमें एक QR कोड कॉल टू एक्शन शामिल है जो व्यूअर्स को एडिशनल कैंपेन कंपोनेंट्स के लिए निर्देशित करता है। NERF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग में ऐसे समय किया जा रहा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल बनता जा रहा है।
वर्चुअल रियलिटी जोज, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स और वेकी और mahjong जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज गेम्स के साथ साथ सभी के लिए कुछ न कुछ यहाँ जरूर है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।